गांव रामपुर में एक बहुत बड़ा और अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में शारदा देवी अपने दो बेटों अर्जुन और मोहन के साथ रहती थीं। अर्जुन बड़ा बेटा था, शांत स्वभाव का और सबकी मदद करने वाला। उसकी पत्नी का नाम था निशा। निशा बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे घर को अपने प्यार से संभाल लिया था। शारदा देवी भी शुरू में निशा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि निशा बिना थके सुबह से रात तक घर का हर काम करती थी। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 2 साल बाद एक दिन अर्जुन शहर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अर्जुन बच नहीं पाया। ये खबर सुनते ही निशा की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन की मौत के बाद शारदा देवी पूरी तरह बदल गई। जो सास पहले निशा को बेटी कहती थी, अब हर बात पर उसे ताने देने लगी। वो कहती, तेरे कदम इस घर में पड़े और मेरा बेटा मुझसे छिन गया। निशा चुपचाप सब सुनती रहती, क्योंकि उसके पास सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मोहन भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे घर में निशा की इज्जत खत्म होने लगी। त्योहारों में उसे कमरे में बिठा दिया जाता, शुभ कामों से दूर रखा जाता और गांव की औरतें भी उसे मनहूस कहकर बातें बनाने लगी। निशा हर रात अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और सोचती कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती, क्योंकि उसके पास अर्जुन की आखिरी निशानी थी, उसका 5 साल का बेटा छोटू। छोटू ही अब निशा की जीने की वजह था। वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए हर दुख सहकर भी घर में बनी हुई थी। एक दिन शारदा देवी ने गुस्से में आकर निशा से कहा, अब इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं चलेंगी। अगर यहाँ रहना है तो खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हाँ कर दी। अगले दिन से वो सुबह 4 बजे उठती, घर का काम खत्म करती और फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। तपती धूप में घंटों काम करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दया तो करते, लेकिन कोई खुलकर मदद नहीं करता। सबको शारदा देवी का डर था। एक शाम निशा खेत से लौट रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो छोटू को लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। बूढ़ी औरत बारिश में कांप रही थी और उसके हाथ में भारी गठरी थी। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे अनदेखा करके जा रहे थे। निशा खुद बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी उसका दिल पसीज गया। उसने छोटू को गोद में संभाला और बूढ़ी औरत की गठरी उठाकर उसे गांव के बाहर बने छोटे से मंदिर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरे दिल में बहुत दया है, भगवान तेरे दुख जल्दी खत्म करेंगे। निशा हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे अब ऐसी बातों पर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। निशा छोटू को लेकर अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। छत से पानी टपक रहा था और कमरे में ठंडी हवा भर गई थी। छोटू अपनी माँ से लिपटकर बोला, माँ, पापा कब आएंगे? ये सुनते ही निशा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा भगवान जी के पास हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। उधर बाहर आंगन में शारदा देवी और मोहन बैठे बातें कर रही थी। शारदा देवी गुस्से में बोली, इस लड़की के कारण घर की बरकत खत्म हो गई है। जब से ये आई है चैन नहीं मिला। मोहन चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसे कहीं ना कहीं पता था कि निशा की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अगली सुबह निशा फिर खेतों में काम करने चली गई। बारिश की वजह से खेतों में कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन मजदूरों को काम करना ही था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब मालिक ने मजदूरी बांटी तो निशा को बाकी लोगों से कम पैसे दिए। निशा ने धीरे से पूछा, मालिक, मेरे पैसे कम क्यों? आदमी ताने मारते हुए बोला, तू ज्यादा सवाल मत कर, विधवा औरतों को इतना ही काफी होता है। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पैसे लिए और बाजार की तरफ चल पड़ी, ताकि छोटू के लिए थोड़ा दूध और दवाई ले सके। रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर गई। छोटू कई दिनों से जलेबी खाने की जिद कर रहा था। निशा ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। वो कुछ पल सोचती रही, फिर छोटू के लिए 2 छोटी जलेबियां खरीदी। घर पहुंचते ही छोटू खुशी से उछल पड़ा। वो जलेबी खाते हुए मुस्कुराने लगा। अपने बेटे की मुस्कान देखकर निशा के चेहरे पर भी कई दिनों बाद हल्की खुशी आई। लेकिन तभी शारदा देवी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, वाह, खुद तो कमाती कुछ नहीं और बेटे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये कहकर उन्होंने जलेबी की प्लेट जमीन पर फेंक दी। छोटू डर कर अपनी माँ से चिपक गया।
उस रात निशा बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक वो ये सब सहती रहेगी। तभी उसे मंदिर वाली बूढ़ी औरत की बातें याद आईं। भगवान तेरे दुख जल्दी खत्म करेंगे। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया है। उसका नाम था सेठ दयानंद। वो गांव में नया अनाज गोदाम बनवाना चाहता था और उसे वहां काम करने के लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। गांव के कई लोग काम मांगने पहुंचे। निशा भी हिम्मत करके वहां चली गई। जब निशा वहां पहुंची तो अचानक उसकी नजर सेठ दयानंद पर पड़ी। उसे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि सेठ जी के साथ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी उसने बारिश वाली रात मदद की थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैंने कहा था ना, भगवान तेरे दुख जरूर खत्म करेंगे। निशा कुछ समझ पाती उससे पहले सेठ दयानंद बोले, माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। हमें गोदाम संभालने के लिए ईमानदार इंसान चाहिए और माँ को लगता है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं। ये सुनकर निशा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। सेठ दयानंद की बात सुनकर निशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पर भरोसा भी कर सकता है। गांव में तो लोग उससे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। मुझसे कोई गलती हो गई तो? सेठ दयानंद मुस्कुराए और बोले, ईमानदार इंसान गलती कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं देता, और हमें बस ऐसा ही इंसान चाहिए। बूढ़ी औरत ने प्यार से निशा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। तूने दुख में भी इंसानियत नहीं छोड़ी, इसलिए भगवान ने तेरे लिए रास्ता बनाया है। निशा की आंखें भर आईं। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से उसने गोदाम में काम शुरू कर दिया। उसका काम हिसाब लिखना, मजदूरों को अनाज तौल कर देना और पूरे गोदाम की देखरेख करना था। निशा बहुत मेहनत से काम करती। सुबह घर का सारा काम खत्म करती, छोटू को तैयार करती और फिर गोदाम पहुंच जाती। धीरे धीरे गोदाम का सारा काम पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा। मजदूर भी निशा की इज्जत करने लगे, क्योंकि वो सबके साथ प्यार से बात करती थी। सेठ दयानंद भी उससे बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन सबके सामने कहा, अगर निशा ना होती तो ये गोदाम कभी इतनी अच्छी तरह नहीं चलता। लेकिन घर में शारदा देवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। गांव में लोग अब निशा की तारीफ करने लगे थे। कोई कहता, बेचारी ने कितना दुख सहा है, तो कोई कहता, निशा जैसी बहू हर घर को मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर शारदा देवी अंदर ही अंदर जलने लगी। एक शाम मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सुनते ही शारदा देवी गुस्से से बोली, तू भी अब उसी की तरफदारी करेगा? भूल गया तेरे भाई की मौत के बाद क्या हुआ था? मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में पहली बार अपनी माँ की बात गलत लगने लगी थी। उधर निशा धीरे धीरे अपने बेटे छोटू की जिंदगी बेहतर बनाने लगी थी। उसने छोटू का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने का सपना देखा। छोटू भी अपनी माँ को खुश देखकर मुस्कुराने लगा था। कई महीनों बाद उनके जीवन में थोड़ी शांति आई थी, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन गोदाम का हिसाब करते समय अचानक पता चला कि वहां से बहुत सारा अनाज गायब है। मजदूरों में हड़कंप मच गया। सेठ दयानंद तुरंत वहां पहुंचे। सारे रजिस्टर निशा के पास थे, इसलिए गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसी पर शक करना शुरू कर दिया। एक आदमी जोर से बोला, इतना अनाज कोई बाहर वाला नहीं चुरा सकता, जरूर अंदर वाले का हाथ है। दूसरा आदमी बोला, और हिसाब किताब तो निशा ही संभालती है। ये सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी भीड़ के पीछे खड़ी शारदा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें इसी मौके का इंतजार था। और निशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। गोदाम में चोरी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, देखा, आखिर असली रंग सामने आ ही गया। कोई कहता, इतनी जल्दी तरक्की मिली थी, जरूर कुछ गड़बड़ थी। निशा सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे थे, जैसे दुख अब उसके अंदर पत्थर बन चुका था। सेठ दयानंद ने सबको शांत करते हुए कहा, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। आखिर हिसाब किताब की जिम्मेदारी निशा के पास ही थी। उधर शारदा देवी मन ही मन खुश थी। उन्हें लग रहा था कि अब निशा की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात को उन्होंने मोहन से कहा, मैं पहले से कहती थी ना, ये लड़की इस घर के लिए अपशगुन है। लेकिन इस बार मोहन चुप नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे नहीं लगता भाभी ऐसा कर सकती है। शारदा देवी गुस्से में बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
मोहन बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगले दिन सेठ दयानंद ने गोदाम की पूरी जांच शुरू करवाई। निशा भी लगातार सोच रही थी कि आखिर इतना अनाज गायब कैसे हुआ। उसे एक बात बार बार याद आ रही थी। चोरी वाली रात मोहन देर रात कहीं बाहर गया था, लेकिन उसने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसी शाम छोटू खेलते खेलते आंगन में पड़ा एक पुराना कपड़ा उठा लाया। वो बोला, माँ, ये चाचा का कपड़ा गोदाम में कैसे गिर गया था? निशा ने जैसे ही कपड़ा देखा वो चौंक गई। उस कपड़े पर गोदाम का खास लाल रंग लगा हुआ था, जो सिर्फ अनाज की बोरियों पर इस्तेमाल होता था। निशा को शक हुआ। उसने चुपचाप वो कपड़ा संभाल लिया। रात को जब सब सो गए तो निशा पानी लेने बाहर गई। तभी उसे पीछे वाले कमरे से शारदा देवी और मोहन की आवाज सुनाई दी। शारदा देवी धीरे से बोली, डर मत, सारा इल्जाम निशा पर ही जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि अनाज तूने बेचा है। ये सुनते ही निशा के हाथ से लोटा गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि ये सब मोहन और शारदा देवी की चाल थी। मोहन कर्ज में डूब चुका था और पैसे चुकाने के लिए उसने गोदाम का अनाज चोरी से बेच दिया था। आवाज सुनकर दोनों बाहर आ गए। निशा को सामने देखकर उनके चेहरे उड़ गए। शारदा देवी तुरंत बोली, जो सुना है उसे भूल जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार निशा डरने वाली नहीं थी। उसने पहली बार अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने जिंदगी भर चुप रहकर सब सहा है, लेकिन अब नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की और कल सबको सच पता चलेगा। सुबह होते ही पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी। सेठ दयानंद भी वहां मौजूद थे। गांव वाले निशा को दोषी मान चुके थे। तभी निशा आगे बढ़ी और उसने सबके सामने वो कपड़ा रख दिया। फिर उसने रात की सारी बातें बता दी। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, मां ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो साहूकार हमें बर्बाद कर देगा। पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी नजरें अब शारदा देवी पर थीं। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन निशा के दिल का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसे फैसला लेना था कि वो इस घर में रहेगी या हमेशा के लिए चली जाएगी। पंचायत में सच सामने आने के बाद पूरा गांव शांत हो गया। जो लोग कल तक निशा को चोर कह रहे थे, वही आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मोहन रोते हुए बोला, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कर्ज और डर ने मुझे अंधा बना दिया। शारदा देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से निशा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने दुख और गुस्से में तुझे बहुत सताया। मैं हर बार तुझे ही अपने बेटे की मौत का कारण मानती रही, लेकिन गलती मेरी सोच की थी। ये सुनकर गांव की औरतें भी भावुक हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा कठोर रहने वाली शारदा देवी एक दिन इस तरह टूट जाएंगी। निशा की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी जिंदगी के हर दुख को याद किया। पति की मौत, लोगों के ताने, भूखे दिन, खेतों की मजदूरी और अपने बेटे के आंसू। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन फिर उसने छोटू की तरफ देखा। छोटू मासूम आंखों से अपनी मां को देख रहा था। सेठ दयानंद आगे आए और बोले, बेटी, फैसला अब तेरा है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे और छोटू के रहने का अलग इंतजाम कर दूंगा। तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पूरा गांव निशा के जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने धीरे से कहा, मैंने इस घर में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी भी है। अगर आज मैं चली गई तो नफरत जीत जाएगी। मैं यहां रहूंगी, लेकिन अब एक कमजोर बहू बनकर नहीं, अपने सम्मान के साथ। निशा की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शारदा देवी ने पहली बार निशा को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया। वो खुद छोटू को स्कूल छोड़ने जाने लगी। मोहन ने भी मेहनत करके अपना कर्ज चुकाया और कभी गलत रास्ते पर ना जाने की कसम खाई। धीरे धीरे निशा पूरे गांव की मिसाल बन गई। लोग अपनी बेटियों को उसकी कहानी सुनाने लगे कि एक औरत चाहे कितने भी दुख झेले, अगर उसके अंदर हिम्मत और सच्चाई हो तो वो अपनी किस्मत बदल सकती है। कुछ महीनों बाद सेठ दयानंद ने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई और काम सीखने का एक बड़ा केंद्र खुलवाया और उसकी जिम्मेदारी निशा को दी। अब निशा सिर्फ अपने बेटे की मां या किसी की बहू नहीं थी, वो गांव की कई औरतों की उम्मीद बन चुकी थी। एक शाम निशा घर के आंगन में बैठी थी। आसमान में हल्की हवा चल रही थी। उसने अर्जुन की तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, देखिए, आपकी निशा अब कमजोर नहीं रही। पास बैठा छोटू हंसते हुए बोला, मां,
मैं बड़ा होकर आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। निशा ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन दर्द की नहीं, नई जिंदगी की खुशी की।